जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर 58 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास शॉर्ट में उपलब्ध हो जाएगा। पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। NPCIL जिसको कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत सरकार का उद्यम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज जिसको कहा जाता है, या इंटरप्राइज। और मानव संसाधन जो निर्देशालय है डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और इसका जो एड्रेस है विक्रम साराभाई आणविक नगर मुंबई है, और 400094 इसका पिन कोड नंबर हो गया। ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर वेबसाइट की बात करेंगे तो www.npcil.nic.in। आगे देख लेंगे फॉर्म फिल करने के लिए कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन जो आपका है फॉर्म फिल करने का नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है। फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है 5 जून 2024 से लेकर 5 जून 2024 को रात के 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है ये। और इसका क्लोजिंग डेट क्या है 25 जून 2024, ठीक है। 5 जून से लेकर क्या है 25 जून 2024 लास्ट डेट है, और 25 जून को शाम के 5 बजे तक। जैसे यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा देख लो। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है यहाँ पर NPCIL, एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसे भारत में न्यूक्लियर रिएक्टरों की न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी के समस्त पहलुओं यथा स्थल चयन, अभिकल्पन, निर्माण और कमीशनिंग, प्रचालन और अनुरक्षण, नवीकरण और आधुनिकीकरण व उन्नयन, संयंत्र आयु सीमा विस्तार, अवशिष्ट प्रबंधन व डी कमीशनिंग आदि कार्यों की समग्र व समेकित सक्षमता प्राप्त है द्वारा इन चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्वों में सहभागिता हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है सहायक ग्रेड के लिए अनरिजर्व में 13 पोस्ट है, EWS में 2 पोस्ट है, SC में शेड्यूल कास्ट में 2, शेड्यूल ट्राइब में 3 पोस्ट है, OBC में 9 पोस्ट है। टोटल इसमें क्या है 29 पोस्ट है। फिर उसके बाद में सेकंड है सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए, यहाँ पर अनरिजर्व में 8 पोस्ट है, EWS में 1 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 2 और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 पोस्ट और OBC में 5 है, और उसमें टोटल कितनी है 17 पोस्ट हो गए। थर्ड है सहायक ग्रेड के लिए अनरिजर्व में 5 पोस्ट है, EWS में 1 पोस्ट है, SC में 1 और ST में 1 पोस्ट है, OBC में 4 पोस्ट है। टोटल कितने 12 पोस्ट यहाँ पर हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे कि बैकलॉग एट सकता है, यहाँ पर जो भी कहा गया 58 टोटल यहाँ पर पोस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया थोड़ा सा PWD के लिए चिन्हित पदों का जो विवरण दिया गया आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड है। और उसके बाद में आगे देखते हैं, नोट कहा गया है कि कम से कम 40% प्रासंगिक निःशक्ति से ग्रस्त अभ्यर्थी ही सारी निःशक्तता, मतलब जो दिव्यांग के अंतर्गत पाएंगे उनका लेवल 40% तक होना चाहिए, तब वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, नोटिफिकेशन अपडेट फॉर्म फिल करने का डेट 5 जून से स्टार्ट है, लास्ट डेट 25 जून 2024। और ऑनलाइन आवेदन जमा जो फीस पेमेंट है आप क्या कर सकते हैं 5 जून से लेकर 25 जून 2024 तक फीस पेमेंट भी करेंगे। देखिए, फीस पेमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवेदन शुल्क आपका जो है 100 रुपये आपको फॉर्म फीस यहाँ पर पे करना है। केवल सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को ही 100 रुपये और गैर वापसी योग्य राशि के आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। और महिला अभ्यर्थी अनुसूची इनके अंतर्गत पर शुल्क के भुगतान में छूट प्रदान किया जाता है, और कैटेगरी को कोई भी इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होता है तो उसको फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं करनी है। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए, सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए और सहायक ग्रेड जो भी है अलग अलग डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पे, तो यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में कोई भी स्नातक डिग्री आपके पास में होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। 50% के लिए बेस में किसी भी सब्जेक्ट से, आपको ये नहीं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट से आप 50% के साथ में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर पे लेवल है, पे लेवल 4 है, एटसेक्ट्रा बेस के अंतर्गत पे, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे कभी बात करेंगे। भत्ते अनाउंस, यहाँ पे अलाउंस जिसको कहा जाता है, अनाउंस नहीं अलाउंस जिसको कहा जाता है भत्ते, वो यहाँ पर इंक्लूड है। फिर उसके बाद में एज लिमिट की बात करेंगे तो सारे कैटेगरी के लिए आपका 25 जून 2024 को मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 28 साल होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। कब 25 जून 2024 तक आपका मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 28 साल, ठीक। एज लिमिट आपने देख लिया होगा। फिर उसके बाद में कैटेगरी वाइज देखिए, यहाँ पे
छूट मिलनी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइम में 5 ईयर्स का, और यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास में 3 ईयर्स का, और निर्धारित निःशक्त व्यक्ति पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व के अंतर्गत पे 10 साल और इसी के अंतर्गत पे आ जाता है। तो ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी बेस के अंतर्गत पे ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का 15 साल के लिए, और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी बेस के अंतर्गत पर अदर बैकवर्ड क्लास और क्रिमिलियरी में 13 साल का छूट है। और 7 नंबर का पॉइंट है, वर्ष 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों के लिए 5 साल का दिया जाएगा। 8 नंबर का है, कार्रवाई के दौरान हताहत सैन्य कर्मियों के आश्रितों के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी जानी है। 9 नंबर का पॉइंट है, पुरुष सैनिकों के लिए यहाँ पर 3 साल का है। और 10वें नंबर का विधवा एटसेट्रा, जो भी यहाँ पर फीमेल इंक्लूड हो जाता है, तलाकशुदा महिलाएं जो उनके पति के विधिक रूप से अलग हैं और जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, उनके लिए क्या यहाँ पर 35 साल का अप टू एज होनी चाहिए, 35 से प्लस एज होनी चाहिए। और 11 नंबर का पॉइंट है, विधवा के लिए, विडो के लिए, तलाकशुदा के लिए, महिलाओं के लिए जो पति से विधिक रूप से अलग हैं और जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, केवल तलाक या विधिक रूप से अलग होने की पुष्टि करने के बारे में उपयुक्त न्यायालय से जारी निर्णय डिग्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के बाद ही इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड है। तो उनका एज लिमिट 40 साल से ऊपर होनी चाहिए, अप टू एज होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 12 नंबर का पॉइंट है, NPCIL में संविदा नियत और समयावधि नियुक्ति आधार पर कार्य अनुभव रखने वाले NPCIL कर्मचारियों को विहित आयु सीमा के अनुभव के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। अगर वो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे संविदा या नियत बेस में, तो उसके लिए भी 5 साल का यहाँ पर छूट दिया जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया नोट का है, यदि कोई आवेदक एक से अधिक वर्ग में आयु छूट का पात्र है तो उसके समेकित आधार पर आयु छूट दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 56 वर्ष की आयु सीमा के अधीन रहते हुए किसी भी एक आयु छूट वर्ग में आयु छूट दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारा यहाँ पर बात कहा गया, बेसिक से पॉइंट है, लेकिन हम उनको देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तैनाती स्थान की बात करेंगे तो आपका पोस्टिंग होगा, इस विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को NPCIL मुख्यालय मुंबई में तैनात किया जाएगा। तथापि निगम के हितों के अनुसार उन्हें यथावश्यक भारत में किसी भी स्थान पर अन्य इकाइयों स्थलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया क्या है आपकी, यहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित आधार पर होगा, लिखित परीक्षा, PC पर टाइपिंग होगा, और फिर उसके बाद में करुण प्रवीणता परीक्षा आपकी ली जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगा, प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रगत परीक्षा। प्रारंभिक चरण के अंतर्गत पे क्या होना है, जैसे यहाँ पर होगा, यह एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जिसका आयोजन अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा का प्रारूप सभी गैर तकनीकी कैडरों के लिए एक समान होगा। भर्ती नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होने के आधार पर प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा में निम्नलिखित अनुपात में विकल्पीय चयन, 4 उत्तरों के चयन वाले कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान का ताज़ा जानकारी 25 क्वेश्चन, GS और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यह परीक्षा एक होगी और 150 क्या है घंटे की अवधि की होगी, मतलब यहाँ पे मिनट होगा, 150 लिखा है वैसे तो, और उसके बाद में होगी, और कुल अंक 1 होगा, मतलब क्या है एक घंटे, शायद 1 घंटा 50 कुछ ऐसे करके इंक्लूड किया गया है। और थोड़ा सा या तो टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, या 1 घंटे का टाइमिंग कुछ ऐसे होगा, और क्योंकि 50 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, और कुल अंक 1 नंबर का होगा। और 4th नंबर का पॉइंट है, ये प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका माइनस किया जाएगा। 5 नंबर का पॉइंट है, ये परीक्षाएं लॉजिस्टिक आवश्यकताओं के अनुसार एक या अनेक सत्रों में आयोजित की जाएंगी। 6 नंबर है उत्तीर्णता मानक की बात करेंगे तो आपको सामान्य वर्ग के लिए 40% इसमें मार्क्स लेके आना जरूरी है, एटसेट्रा कैटेगरी में 30% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप के अंतर्गत पे क्या होगा, चरण सेकेंड के अंतर्गत पे भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी चरण, इसमें ये होगा शायद 150 मार्क्स का होगा, ये जो ये पेपर ही पहला वाला कह रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे इंक्लूड किया गया 50 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स एटसेट्रा, लेकिन यहाँ पे कुल अंक 1 अंक की बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, लेकिन एटसेट्रा देख लेंगे कभी आगे आने वाले टाइम पे। यहाँ पर जैसे कहा गया है कि अभ्यर्थी चरण सेकेंड के अंतर्गत भाग लेंगे, यह परीक्षा 2 घंटे की अवधि का होगा और अधिकतम अंक 150 अंक का होगा। इस परीक्षा में निम्नलिखित बहुविकल्प के संबंधी 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और क्रिटिकल से रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे, मतलब 50 क्वेश्चन मैथ्स का और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, सॉरी 2 मार्क्स का है।
ये परीक्षा 2 घंटे की अवधि का होगा, लेकिन मार्क्स क्या है तो आपका 3 मार्क्स का होगा, क्योंकि 150 अंक जैसे कहा गया है। और इसमें कहा गया कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 घंटे का यहाँ पर आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी। 4th नंबर है अर्थतः मार्क्स की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी को 30% मार्क्स से लेके आना जरूरी है। और उसके बाद में SC ST और OBC के लिए EWS तथा PWBD के लिए 20% मार्क्स से लेके आना यहाँ पर जरूरी है। फिर उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर तय की जाएगी। उसके बाद में आपका क्या होना है, 7 नंबर का पॉइंट है, प्राथमिक व प्रगत परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। एक ही दिन में आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर होना है, ठीक है, और की जाएगी। और यथाशक्ति 30 से लेकर 120 मिनट तक का अंतराल दिया जाएगा। इस अंतराल के दौरान अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। एक ही दिन में आपका पेपर होना है फर्स्ट और सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत तो आपका देखिए जैसे कि GS का पेपर होना है और यहाँ पर करंट अफेयर का, कंप्यूटर और इंग्लिश का पेपर होगा 50 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में मैथ्स और रीजनिंग के 20-25 क्वेश्चन एक ही दिन के अंतर्गत होना है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर में। और देखना उसके बाद में थर्ड चरण है, थर्ड स्टेप है यहाँ पे नीचे दिए गए फर्स्ट जैसे एक आएगी कि प्रक्रिया यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग A और B यहाँ पे है। सबसे पहले है A पॉइंट की बात करेंगे तो प्रक्रिया के अनुसार पर्सनल कंप्यूटर का टाइप राइटिंग परीक्षा होना है। B पॉइंट है उसके बाद में प्रक्रिया के अनुसार पर्सनल कंप्यूटर का कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा आपकी यहाँ पर ली जाएगी, ठीक है। टाइप राइटर परीक्षा, पर्सनल कंप्यूटर टाइपिंग प्रवीणता परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया। जैसे फर्स्ट पॉइंट है अभ्यर्थियों को अंग्रेजी भाषा में कम से कम 300 शब्द युक्त छपा हुआ अवतरण जारी किया जाएगा, जिन्हें हिंदी भाषा में टाइपिंग परीक्षा देनी होगी और उन्हें भी हिंदी भाषा के कम से कम 300 शब्द युक्त छपा हुआ अवतरणी जारी किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में सेकंड है जैसे क्या करें, अभ्यर्थियों को अंग्रेजी भाषा में कम से कम 300 शब्दों युक्त छपा हुआ एक पेज दिया जाएगा, जो भी चीज़ें जिन्हें हिंदी भाषा में आपको टाइपिंग परीक्षा देनी होगी और उन्हें भी हिंदी भाषा के कम से कम 300 शब्दों युक्त छपा हुआ अवतरण जारी किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है परीक्षा की अवधि 10 मिनट की होगी, जो नीचे दिए गए पैरा 3 की शर्तों की अवधि होगी। अभ्यर्थियों को इस दिए गए अवतरण को कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में 30 शब्द प्रति मिनट 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अंग्रेजी अथवा 30 शब्द पर मिनट हिंदी के हिसाब से आपको टाइपिंग करना होगा। 10 मिनट के भीतर टाइपिंग करनी होगी, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। और थर्ड नंबर का पॉइंट है यहाँ पे अभ्यर्थियों को इस टाइपिंग किए गए अवतरण को आपूर्ति किए गए हैंडआउट में दिए गए तरीके से फॉर्मेट करने तथा इसका प्रिंट आउट लेने के लिए 5 अतिरिक्त मिनट दिए जाएंगे। फॉर्मेटिंग की निम्नलिखित विशिष्टताओं का परीक्षण किया जाएगा, जैसे पैराग्राफी की जैसे इंडेक्टिंग जो भी कहा गया है, अगला फॉन्ट साइज का प्रयोग एक्सेट्रा जो भी चीज़ यहाँ पर होगा, बहुत चीज़ें कही गई है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है यदि अभ्यर्थियों ने अवतरण को समय से पहले टाइप कर लिया तो इस निर्धारित 10 मिनट के भीतर एडिटिंग टूल्स का प्रयोग करते हुए अवतरण की गलतियों को सुधारने पर कोई रोक नहीं है। अगर देखिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, अगर आप इसके अंतर्गत पर टाइपिंग कर लेते हैं 300 वर्ड का, तो अगर आप वर्ड कहीं पर मिस्टेक कर सकते हैं तो आपको करेक्शन का उसमें आपको टाइमिंग है 10 मिनट के अंतर्गत आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं होनी है, ठीक है। स्पीड, एक्यूरेसी व मिस्टेक्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा। इसके अंतर्गत तो कुछ मिस्टेक है जो चीज़ें हैं वो चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फॉर्मेटिंग के लिए कुल अंक 10 अंक का होगा यहाँ पर जैसे लिखा गया है, और जैसा कि ऊपर तालिका में बताया जा चुका है कि पैराग्राफ में कुल 10 विशिष्टताएं होंगी। यदि अभ्यर्थी नमूने के अनुसार फॉर्मेटिंग करते हैं तो प्रत्येक विशिष्टता के लिए 1 अंक दिया जाएगा, अन्यथा कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अर्थतः प्राप्त करने के लिए फॉर्मेटिंग विशिष्टताओं के कुल 10 अंकों में अभ्यर्थी को कम से कम 6 अंक प्राप्त करना चाहिए। 10 में से कम से कम आपको क्या करना है, 6 मार्क्स से लेकर आना यहाँ पर जरूरी है। और डी पॉइंट है इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को फॉर्मेटिंग विशिष्टताओं के कुल 10 अंक में से कम 6 अंक तथा अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट की गति और हिंदी विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को हिंदी में 30 शब्द पर मिनट की आपको टाइपिंग करना होगा। आपको लैंग्वेज चूज करनी है हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आप टाइपिंग करनी है। अवतरण के शब्दों की कुल संख्या के केवल 3% शब्दों की गलती अनुमन्य होगी। मतलब जितना आपको यहाँ पर वर्ड दिया जाएगा 3% आपको यहाँ पर मिस्टेक करना है। लगभग 30 कुछ एवरेज के आसपास में यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है आपका मिस्टेक, तो आपको इससे ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक, ध्यान रखना इन चीज़ों को। या 9-10 है 3% अगर इसका एवरेज निकालते हैं तो लगभग 9-10 वर्ड आपको गलत होगा, तो इसका आपको छूट दे देना 30 नहीं है। और उसके बाद में बी पॉइंट है कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा का अभिकल्पन अभ्यर्थी की MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम व डेस्कटॉप एप्लीकेशन से जैसे MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और एक्सेल पावर पॉइंट, ईमेल प्रबंधन व इंटरनेट सर्फिंग में प्रवीणता परीक्षा के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार एक परीक्षा प्रश्नगत जिसके 2 भाग होंगे, अर्थात भाग फर्स्ट के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल
पावर पॉइंट के लिए तथा भाग सेकंड होगा ईमेल प्रबंधन तथा इंटरनेट सर्फिंग में 6 प्रश्न होंगे और उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक भाग की 30 मिनट समयावधि। यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। उसके बाद में भाग फर्स्ट है में 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक आवंटित किया जाएगा तथा भाग सेकंड में 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का आपका यहाँ पर होगा। 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थीगण योग्य घोषित किए जाएंगे तथा 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद में कहा गया है कि कौशल परीक्षा अर्थता प्रकार की परीक्षा है और यह केवल योग्य और अयोग्य पर आधारित होगा। परीक्षा सूची का प्रचारण किया जाएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे यात्रा भत्ता जो चीज़ें हैं एक्सेट्रा यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कि कहा गया है कि मूल दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट रख लेना है। उसके बाद में जन्म तिथि साक्ष्य कक्षा 10 का या विद्यालय छोड़ने का आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। योग्यता, जैसे कि आपको कहा है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर के लिए आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10th 12th आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब यूज़ करते हैं तो आपके पास में अनापत्ति सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बेसिक से की पॉइंट है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट है और चिकित्सा स्वास्थ्य आपका सही होनी चाहिए। आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो www हो गया। यहाँ पे अप्लाई के लिए npcilcars.co.in पर जाके आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। कब से कब आपको अप्लाई करना है, ये चीज़ अप्लाई प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आपको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक से है। ऑनलाइन जो है पंजीकरण प्रक्रिया के चरण है, स्टेप टू स्टेप। योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, पश्च कार्य अनुभव, कोई चीज़ है, व्यक्तिगत विवरण हो गया, फोटो या हस्ताक्षर अपलोड करना है और एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सबमिट कर लेनी है। अगर नहीं है तो नहीं करना है। अगर कोई चीज़ें हैं तो आपका जो फॉर्म फीस है वो चीज़ भी 100 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। किस किस कैटेगरी को क्या चीज़ फॉर्म फीस पे करनी है वैसे भी मैंने पहले आपको इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। लगभग 18 पेज का यहाँ पे PDF है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया है, लेकिन सॉलिड रूप से मैंने प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। एक लैंग्वेज के अंतर्गत पे असिस्टेंट ग्रेड GR के लिए, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट FNDA के लिए और असिस्टेंट ग्रेड के लिए हो गया। फर्स्ट है CNDMM के लिए। देखिए यहाँ पर करंट जो है बैकलॉग के लिए जो वैकेंसी था टोटल 58 पोस्टों के लिए कैटेगरी वाइज सारा का सारा मैंने बात कर लिया, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, एक लैंग्वेज जो मैंने बात कर लिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड मैंने कैसे इसका प्रोसीजर है वो चीज़ भी प्रोवाइड कर लिया है। एक बार देख लो। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत पे आपके लिए जो यहाँ पर डिपार्टमेंटल अलग अलग कैटेगरी के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट है, कैसे आपको अप्लाई करनी है, अप्लाई करने की क्या प्रोसीजर है, एटसेट्रा जो भी आपके जानने के लिए। फिर आपका सिलेबस बेस भी क्या होगा, कैसे आपका एग्जाम होना है, सॉलिड रूप से मैंने जो आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया है वही हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।